आज के लेक्चर में अपन बात कर रहे हैं सर्कुलर वेवगाइड या सिलेंड्रिकल वेवगाइड की बात करेंगे। अब सिलेंड्रिकल वेवगाइड की बात करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। पिछले केस में देखो अपन ने क्या बात की थी, रेक्टेंगुलर वेवगाइड की बात की थी। इसका मतलब अपन ने क्या किया था, वहां पे एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया था और उस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले एक जनरल सॉल्यूशन निकाला था किसका, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल स्क्वायर साई इक्वल टू गामा स्क्वायर साई का, ये था। और ये जो डेल स्क्वायर था ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस लेक्चर में अपन अब सिलेंड्रिकल की बात करेंगे तो सबसे पहले अपना जो काम होगा मोटिव जनरल, वो क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे और वो कौन से किस टाइप से होगा या किस फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। उसके तीनों कोऑर्डिनेट लेंगे आर, फाई और जेड और उसमें डेल स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे लाप्लासियन की और उसको सोल्व करेंगे और एक जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद में किसकी बात करेंगे, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए वेव इन cylindrical coordinate system। क्या काम करने वाले, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेव प्रोपोगेट कर रही है उसका एक जनरल अपने को सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया। मेरे पास में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैंने एक सिलेंडर लिया, ठीक है। ये तो इसकी डिस्टेंस हो गई जेड, इसकी जो रेडियस है ये ओरिजिन है, सेंटर पॉइंट है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो गई आर, और मैंने कोई पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो ये इससे एक्स वाई प्लेन में जो एंगल बनाएगा वो कितना हो जाएगा, फाई। इसका मतलब तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है आर, फाई और जेड। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने पी, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या 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 होंगे, आर, फाई और जेड। इसकी जो रेडियस होगी इस पॉइंट की वो तो आर हो गई, डिस्टेंस कितनी ऊंचाई पे जेड, और एक्स वाई प्लेन से कितना एंगल बना रहा है वो हो गया फाई। यहां तक किसी को डाउट? अब अपने को जो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन अपने पास में, सिंस हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इज गिवन बाय, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आपने क्या पढ़ी थी, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू गामा स्क्वायर साई, नंबर ए। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है और क्या फाइंड करना अपने को, साई फाइंड करना है। यहां तक कोई डाउट नहीं? तो अपने पास में सबसे पहले अपने को क्या पता रहना चाहिए, जो डेल स्क्वायर ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर, डेल स्क्वायर ऑपरेटर, इसकी वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने को पता होनी चाहिए। तो इसकी जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/r डेल बाई डेल आर, आर डेल बाई डेल आर, ठीक है, प्लस 1/r डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, डेल स्क्वायर या लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे आई, आपने इसका एक जनरल फॉर्मूला पढ़ रखा होगा डेल स्क्वायर का, क्या वैल्यू होती है, 1/h1 h2 h3 डेल बाई डेल u1 h2 h3
बटे H1 डेल बाई डेल U प्लस डेल बाई डेल U2 H1 H3 अपॉन H2 डेल बाई डेल U2 और प्लस डेल अपॉन डेल U3 H1 H2 अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3। क्लियर है? सारी वैल्यू आप पुट करते जाओ। ये H1 H2 H3 तो क्या स्केल फैक्टर, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो स्केल फैक्टर होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? H1 1 होता है, H2 R और H3 1। और कोऑर्डिनेट क्या हो गए? U1 U2 U3, U1 U2 U3 क्या हो गए? R, फाई और Z। यही है? अरे यही होंगे। देखो वो बाहर R हो गया। लास्ट टर्म की बात करें सबसे पहले H1 H2 अपॉन H3, H2 कितना R, ये किसके रेस्पेक्ट में? Z। R क्या है? इंडिपेंडेंट, बाहर आ जाएगा इससे कैंसिल, तो ये तो हो गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल Z। इसमें फाई के रेस्पेक्ट में H1 H3 अपॉन H2 तो 1 अपॉन R, और ये भी 1 अपॉन R। देखो H1 H3 1 1 और ये R, तो ये 1 बाई R और ये 1 बाई R, तो क्या होना चाहिए? 1 बाई R स्क्वायर। इसका मतलब देखो गलती भी पकड़ में आ गई अपनी, ये होगा 1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट H2 H3 R, अब इसको बाहर नहीं ला सकते क्योंकि ये R के रेस्पेक्ट हो रहा है, इसलिए डेल बाई डेल R, R डेल बाई डेल R, और ये इसकी वैल्यू R। सबको समझ आ गएगा डेल स्क्वायर की वैल्यू? अरे आ गई क्या सबको समझ? अब अपन क्या करते हैं, जो डेल स्क्वायर साई है, गामा स्क्वायर साई, सेम प्रोसेस क्या यूज करना अपने को? वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई करना है। तो देखो now we using variable separation method। क्या कर रहे हैं अपन? वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज कर रहे हैं। और वेरिएबल सेपरेशन मेथड में अपन ने क्या माना? साई किस किस का फंक्शन है? आर, फाई और जेड। तो मैंने इसको अलग अलग मान लिया। आर का फंक्शन एक विच इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आर, एक फाई का फंक्शन विच इज रिप्रेजेंट कैपिटल फाई, और एक जेड का फंक्शन, इसको कैपिटल से लिख रहा हूं, और किसका फंक्शन है? जेड का। यहां तक कोई डाउट? अरे कोई डाउट है क्या? नहीं है? चलो वैल्यू पुट कर दे। क्या इक्वेशन दी अपने पास में? डेल स्क्वायर साई, तो डेल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन आर डेल बाई डेल आर, आर डेल बाई डेल आर। साई की वैल्यू किसके रेस्पेक्ट हो रहा? आर के, तो किसका होगा? आर का। बाहर क्या जाएगा? फाई और जेड। नेक्स्ट 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में? यानी फाई के, तो किस कौन आएगा? फाई, और बाहर क्या आ गया? कैपिटल आर और जेड। नेक्स्ट किसके रेस्पेक्ट हो रहा है? जेड के, तो किसका होगा? ओनली जो जेड का फंक्शन है, कौन है? कैपिटल जेड। बाहर क्या जाएगा? कैपिटल आर और साथ में फाई, इक्वल टू किसके इक्वल था? गामा स्क्वायर, और क्या? आर फाई जेड। और डाउट? एक और डाउट क्या? डेल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, डेल स्क्वायर साई, साई की वैल्यू पुट कर दी मैंने, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है उसी टर्म को रखा, बाकी को बाहर। फाई के रेस्पेक्ट हो रहा है, फाई की टर्म रखी, बाकी बाहर। जेड के रेस्पेक्ट हो रहा है, जेड की टर्म अंदर रखी, बाकी बाहर। गामा स्क्वायर साई की वैल्यू मैंने पुट कर दी। आगे क्या समझे? किससे डिवाइड कर दिया? जो ये बाबू क्वेश्चन, इसको किससे डिवाइड कर दिया? आर, फाई और जेड। क्या बचेगा यहाँ? फाई जेड से फाई जेड कैंसिल, क्या बचेगा? 1 अपॉन कैपिटल आर विच इज फंक्शन ऑफ स्मॉल आर। ये स्मॉल आर ऐसे कैसे मल्टीप्लाई में, फिर डेल बाई डेल आर। ध्यान रखना ये फंक्शन है आर, ये ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये फंक्शन है। और ये आर डेल कैपिटल आर अपॉन डेल आर, प्लस आर और जेड कैंसिल, क्या बचेगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर फाई डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर
आर और फाई कैंसिल, क्या बचेगा 1/z विच इज फंक्शन ऑफ स्मॉल जेड, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्मॉल जेड स्क्वायर गामा स्क्वायर, और ये तीनों कैंसिल। यहां तक समझ आ गया क्या? अब मैंने मान लिया कि जो मेरी वेव है वो कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो ये टर्म देखो, ये जो टर्म है ओनली किस पे डिपेंड कर रही है, जेड पे। इन तीनों का गामा स्क्वायर, इसका मतलब मैं इसमें चेंज करूं तो इससे इन दोनों में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये टर्म किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होनी चाहिए। कैसे, दोबारा समझो, तीन टर्म है और तीन टर्म का योग एक कांस्टेंट आ रहा है। मैं मान रहा हूं ये जो जेड में अगर मैं चेंज कर रहा हूं, इन दोनों को मैंने फिक्स रखा, जेड में चेंज कर रहा हूं, तो जेड में चेंज करने से इस टर्म में चेंज होना चाहिए। लेकिन ये क्या बता रही है कि इन दोनों को इसमें जोड़ने पर गामा स्क्वायर आना चाहिए। मैंने इनको फिक्स किया तो जेड की भी एक फिक्स वैल्यू होनी, यानी इस पूरी टर्म की एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, तभी गामा स्क्वायर कांस्टेंट मिल सकती है अपने को राशि। अगर जेड में चेंज करने पर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं मिल सकती, जबकि ये कांस्टेंट है। इसका मतलब इस पूरी टर्म की एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। और जेड डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो मैंने क्या मान लिया, लेट 1/z विच इज फंक्शन ऑफ स्मॉल जेड डेल स्क्वायर कैपिटल जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू गामा जी स्क्वायर। आ गया क्या समझे? अरे आ गया। क्या लिख सकता हूं इसको, डेल स्क्वायर कैपिटल जेड डेल जेड स्क्वायर माइनस गामा जी स्क्वायर कैपिटल जेड विच इज फंक्शन ऑफ स्मॉल जेड इक्वल टू, और इस इक्वेशन का मैं सॉल्यूशन बता सकता हूं। और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जेड विच इज फंक्शन ऑफ स्मॉल जेड ए ई की पावर माइनस गामा जी जेड प्लस बी ई की पावर माइनस गामा जी, स्मॉल जेड है ध्यान रखना, और ये कैपिटल जी। इससे बहुत सारे आपने सॉल्यूशन किए होंगे ना, इसके जो रूट होंगे प्लस माइनस गामा जी, तो सॉरी एक माइनस आएगा और एक प्लस। ये मेरे को मिल गया जेड का सॉल्यूशन। इसका मतलब जो थर्ड टर्म है उसका सॉल्यूशन मेरे को मिल गया। ठीक है, तो थर्ड टर्म जो मैंने लिखी गामा जी स्क्वायर, मैं यहाँ पुट कर दूं तो देखो क्या वैल्यू आएगी, वन अपॉन कैपिटल आर विच इज फंक्शन ऑफ स्मॉल आर मल्टीप्लाई में डेल अपॉन डेल आर आर डेल कैपिटल आर अपॉन डेल स्मॉल आर प्लस 1 आर स्क्वायर विच इज फंक्शन मल्टीप्लाई फाई डेल स्क्वायर फाई डेल फाई स्क्वायर, इसको क्या माना था, गामा जी स्क्वायर, और ये गामा स्क्वायर वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दी। यहां तक कोई डाउट? अरे यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलो मैं इस स्मॉल आर से पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या बनेगा देखो, 1 कैपिटल आर डेल बाई डेल आर स्मॉल आर डेल कैपिटल आर अपॉन डेल स्मॉल आर, आर से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, 1/r फाई डेल स्क्वायर फाई डेल फाई स्क्वायर गामा जी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस गामा स्क्वायर स्मॉल आर, इससे मल्टीप्लाई हो गया और क्या वैल्यू आ गई, इक्वल टू 0। यहाँ तक बताओ किसी को डाउट? क्या किया, केवल मैंने इसको रीअरेंज किया है। अरे क्या किया, इसको मैंने रीअरेंज किया है, पक्का? ठीक है। अब देखो मैं इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लूँ, मैं क्या करता हूँ, इस आर स्क्वायर से कर दूँ तो ये केवल किसकी टर्म बचेगी, फाई की बचेगी, तो मैं इसको आर स्क्वायर से कर देता हूँ। तो आप इसको क्या करो, कंप्लीट आर स्क्वायर, तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, यहाँ से कंप्लीट कैंसिल, और ये टर्म किस में आ जाएगी, आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? अब आपको पता है इसकी जो ये सेकेंड टर्म है, कौन सी टर्म, सेकेंड टर्म, विच डिपेंड ओनली, किस पे डिपेंड कर रही है, विच डिपेंड्स ओनली फाई, किस पे डिपेंड कर रही है,
फाइव पे डिपेंड कर रही है, फाइव पे, इसका मतलब ये किसी अनदर कांस्टेंट के इक्वल होगी। और मैंने मान लिया कि ये जो कांस्टेंट है 1/5 विच इज फंक्शन ऑफ फाइव डेल स्क्वायर कैपिटल फाइव डेल फाइव स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन, कोई कांस्टेंट मान। ठीक है, इसका भी रीजन बताएंगे ये क्यों मानो आगे जब सॉल्यूशन मिलेगा ना उस टाइम आप अपन इसकी डिस्कस करेंगे ऐसा ही क्यों मान, वेल डिफाइन कैसे है। ठीक है, देखो अब इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या वैल्यू बनेगी, डेल स्क्वायर फाइव डेल फाइव स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैपिटल फाइव इक्वल टू 0। इसका मतलब फाइव का एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब क्या प्लस आ रहा है, इसका मतलब इसका टर्म आयोटा, आयोटा का मतलब किसकी टर्म से मिलेगा, कोस या साइन की टर्म में। किसकी टर्म में मिलेगा, कोस या साइन की टर्म में। तो मैंने मान लिया इसका जो सॉल्यूशन है ए एन साइन एन फाइव प्लस बी एन कोस एन फाइव, ये किसका सॉल्यूशन मिल गया, फाइव का सॉल्यूशन मिल गया। किसका सॉल्यूशन मिल गया, फाइव का सॉल्यूशन मिल गया। इसका मतलब अपने पास में दो सॉल्यूशन तो मिल गए, जेड का भी मिल गया और फाइव का भी। अब एक किसका निकालना है, केवल आर का। अगर जेड फाइव और आर तीनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे तो किसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करते ही साई का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पक्का, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया यहां से कि ये जो सेकंड टर्म है इसकी वैल्यू माइनस एन स्क्वायर, तो मैं यहां लिख दूं मैंने यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस एन स्क्वायर। कोई डाउट, अरे कोई डाउट है क्या, पक्का। अब आपको जानते हो सिंस गामा जी स्क्वायर क्या होता है, गामा स्क्वायर प्लस से के सी स्क्वायर, ये सबने पढ़ रखा है, अरे सबने पढ़ रखा है। तो वैल्यू पुट कर दो, क्या लिख सकता हूं मैं ऊपर वाली इक्वेशन को, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर डेल बाई डेल आर, आर डेल कैपिटल आर अपॉन डेल स्मॉल आर, गामा जी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर क्या बन जाएगा, के सी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई डाउट, सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या बनेगी, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, आर का आर के रेस्पेक्ट में 1, डेल कैपिटल आर अपॉन डेल स्मॉल आर ऐसे कैसे, फिर प्लस आर ऐसे कैसे, क्या बनेगी, डेल स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो क्या बन जाएगी, स्मॉल आर स्क्वायर डेल स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डेल कैपिटल आर अपॉन डेल, और इस आर को यहाँ ले जाओ तो क्या बनेगी, के सी स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और साथ में कैपिटल आर इक्वल टू 0। पक्का, यहाँ तक कोई डाउट। अब ये जो इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ी होगी, और ये जो इक्वेशन है ये सेम किसके हैं, आपने एक बेसल फंक्शन या बेसल इक्वेशन पढ़ी होगी उसके बिल्कुल सेम। कौन सी इक्वेशन के, बेसल इक्वेशन। इसका मतलब इसकी अगर अपन कैलकुलेशन करें तो बहुत ही लेंथी और टिपिकल होगी, तो अपने को ये तो काम करना नहीं कंप्लीट, क्योंकि अपने को तो इसका सॉल्यूशन चाहिए। अब आपको मैंने क्या बता दिया, इसको बेसल इक्वेशन, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि बेसल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन बेसल इक्वेशन की टर्म्स में लिख देंगे। तो अपने को क्या लिखना है, बेसल फंक्शन की टर्म्स में इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो क्या लिख दोगे आप, दिस इक्वेशन इज जस्ट एनालॉग टू बेसल इक्वेशन, सो वी कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन एज। तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा, किसका मान मिलेगा, कैपिटल आर का, किसकी टर्म्स में मिलेगा, बेसल फंक्शन की टर्म्स में। तो दो तो मैंने कांस्टेंट मान लिए, सी एन जे एन के सी आर। दो तरह के बेसल फंक्शन होते हैं, एक बेसल और एक न्यूमान। तो नेक्स्ट जो मिलेगा वो डी एन एन एन
के सी आर। मिल गए तीनों सॉल्यूशन, जेड का भी मिल गया, फाई का भी मिल गया और आर का भी मिल गया। सी एन जे एन के सी आर प्लस डी एन 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 के सी आर। कोई डाउट? अरे कोई डाउट है क्या? तो जे तो क्या है यहाँ पर बेसल फंक्शन nth ऑर्डर का, और एन क्या है बेस सेकंड काइंड, ये तो फर्स्ट काइंड बेसल फंक्शन और ये सेकंड काइंड बेसल फंक्शन, जिसको न्यूमान फंक्शन भी आप बोलते हो। ठीक है, अब अगर अपन टोटल सॉल्यूशन की बात करें तो टोटल सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर? देखो टोटल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जो टोटल सॉल्यूशन था साई, वो क्या था? आर विच इज फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, फाई विच इज फंक्शन ऑफ स्मॉल फाई, जेड विच इज फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट जेड। पक्का? तीनों सॉल्यूशन की वैल्यू पुट कर दें। आर की वैल्यू सी एन जे एन के सी आर डी एन 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 के सी आर। फिर किसकी वैल्यू पुट करनी है? फाई की। तो फाई की जो वैल्यू थी वो क्या थी? ए एन साइन एन फाई प्लस बी एन कोस एन फाई, यही थी क्या? और जेड की वैल्यू क्या थी? आपको पता है वहां पर दो वैल्यू मिली थी, एक ई की पावर आयोटा गामा जी जेड और एक ई की पावर माइनस आयोटा गामा। अब अपन मान रहे हैं कि वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो क्या लिख देंगे? गामा सॉरी ई की पावर गामा जी जेड प्लस माइनस क्या बता रहा है? वेव प्लस जेड में प्रोपोगेट कर रही है या माइनस जेड में प्रोपोगेट कर रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? प्लस माइनस एक साथ, एक टर्म को जीरो करना है क्योंकि वेव एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, या तो प्लस जेड में या माइनस जेड में, तो एक टर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, अब अपने को देखो इन दोनों में भी कोई एक ही सॉल्यूशन वैलिड होगा और इन दोनों में भी कोई एक ही सॉल्यूशन एक टाइम पर वैलिड होगा, क्योंकि साई का तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा ना एक टाइम पर। तो इस टर्म की अगर मैं बात करूं तो जो r इक्वल टू जीरो वैलिड सॉल्यूशन की बात करें ना, तो r इक्वल टू जीरो पे बेसल फंक्शन की जो डिपेंडेंस होती है j, इसकी तो प्रोपोर्शनल r की पावर n, और जो न्यूमान फंक्शन है इसकी होती है 1/r की पावर n जीरो रखे तो 1/0, सॉरी r जीरो रखे तो 1/0 इनफाइनाइट। इसका मतलब जो न्यूमान फंक्शन है वो क्या हो रहा है? टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका मतलब अपने को dn को क्या लेना पड़ेगा? इसको वैलिडिटी के लिए न्यूमान फंक्शन को इसके जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या लेना पड़ेगा? जीरो लेना पड़ेगा। यहाँ तो कोई डाउट? अरे यहाँ तो कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब अगर अपन किसकी बात करें dn हो गया जीरो, r इक्वल टू जीरो पे फील्ड मस्ट बी फाइनाइट, क्योंकि r इक्वल टू जो जीरो है वो कंडक्टर के अंदर है और उसके सेंटर पे कोई ना कोई फील्ड फाइनाइट होगा। अब फील्ड फाइनाइट होगा तो उस केस में अगर मैं इसकी बात करूं ए एन साइन एन फाई और बी एन कोस एन फाई, तो साइन जीरो क्या होता है? फाई इक्वल टू जीरो पे सेंटर की बात करूं तो जीरो और कोस जीरो 1। इसका मतलब जो साइन वाली टर्म होगी वो भी वैलिड, यानी ए एन क्या लेना पड़ेगा अपने को? जीरो। तो साई का जो वैलिड सॉल्यूशन है वो क्या आ गया? सी एन जे एन के सी आर मल्टीप्लाई में ए एन साइन एन फाई, और जेड डायरेक्शन में अगर वेव प्रोपोगेट कर रही है तो ई की पावर गामा जी क्या होता है? आयोटा बीटा जी। तो गामा जी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। इन सबको एक कांस्टेंट हो गया सी एन और ए एन, एक कांस्टेंट लिख लूं तो साई को लिख दिया मैंने साई नॉट जे एन के सी आर साइन एन फाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी। ये एक जनरल सॉल्यूशन मिल गया, और इस जनरल सॉल्यूशन की सहायता से अपन क्या बात करेंगे? जो सर्कुलर वेवगाइड है उसमें ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और ट्रांसवर्स मैग्नेट मोड की बात करेंगे, जैसे रेक्टेंगुलर वेवगाइड में अपन ने बात की थी। कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड में अपन ने देखा था दो तरीके
क्योंकि जो मोड है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक जो पावर को ट्रांसमिट करते हैं उसमें डोमिनेंट मोड क्या होता है या जो मैक्सिमम पावर कैरिंग करता है उसको अपन ने बोला था डोमिनेंट मोड। उसके लिए फ्रीक्वेंसी मिनिमम वो अपन ने निकाला था वहाँ पे 1001 मोड हो सकते हैं, वो उसकी लेंथ और विड्थ पे डिपेंड करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी अपने को करनी है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के केस में अपने को सारी कैलकुलेशन करनी है पहले, उसके लिए डोमिनेंट मोड निकालना है। और सेम प्रोसेस किसके लिए करनी है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड के लिए करनी है। उसके लिए भी जो पावर है वो मैक्सिमम, और पावर अगर जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करेगा वो अपने को मोड निकालना है, ठीक है। और उसको अपन क्या बोलेंगे, डोमिनेंट मोड। और लास्ट में उनके करैक्टरिस्टिक की बात करेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, गाइड वेवलेंथ, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इन सब की अपन बात करने वाले, ठीक है।